पुराना श्रीलंका, आइलैंड के पहले किंग। इस आइलैंड को हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास में अलग अलग संस्कृति इसे लंका, तंबपन्नी और सेरेंडिप जैसे नाम से बुला करते थे। ये नाम श्रीलंका के समृद्ध और रंगीन इतिहास की एक झलक दिखाते हैं। श्रीलंका के पहले निवासी वेद्दा लोगों के पूर्वज थे। ये आदिवासी लोग प्रकृति के साथ रहते थे और अपना जीवन श्रीलंका के घने जंगलों और उपजाऊ मैदानों के साथ गुजारते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इंडिया या सब कॉन्टिनेंट से इंडो आर्यन लोग यहाँ आए और अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और खेती के नए तरीके भी लेकर आए। धीरे धीरे ये बस्तियां ताकतवर राज्यों में बदल गईं और यहीं से श्रीलंका के प्राचीन इतिहास की शुरुआत हुई। इन बिगिनिंगी राज्यों में से एक महत्वपूर्ण राज्य था अनुराधापुरा, जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। अपने शानदार स्तूपों, मोनेस्टेरियों और सिंचाई प्रणालियों के साथ अनुराधापुरा शहर बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म का आगमन, एक नए धर्म की बिगिनिंग। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन आइलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अनुराधापुरा के राजा देवानाम्पिया तिस्सा ने बुद्ध की एजुकेशनों को अपनाया, जो उन्हें सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा लेकर आए थे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला और इसने श्रीलंका के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया। मठ सीखने के केंद्र बन गए और बुद्ध की एजुकेशनों ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, चाहे वो कला और वास्तुकला हो या सामाजिक रीति रिवाज और गवर्नेंस। प्राचीन सिंहली ग्रंथ, महावंश और दीपवंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं और धर्म को बनाए रखने और उसे स्प्रेडने में धार्मिक किंगों और भिक्षुओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। ये ग्रंथ इस दौर के श्रीलंका के राजनैतिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में अनुराधापुरा के पतन के बाद पोलोन्नारुवा का राज्य प्रोमिनेंटा से उभरा, जिसने प्रभावशाली बौद्ध स्मारकों और एक समृद्ध मठ परंपरा के साथ अपने एंसेस्टर्सों की विरासत को जारी रखा। कॉलोनियों का सामना, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश गवर्नेंस। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का आगमन श्रीलंका में यूरोपीय इन्फ्लुएंस की शुरुआत थी। श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति और लाभदायक मसाला व्यापार से आकर्षित होकर पुर्तगालियों ने तट के किनारे ट्रेडिंग चौकियां स्थापित की और धीरे धीरे कोस्टीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दालचीनी के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए बेताब थी, इसलिए उसने पुर्तगालियों से अधिकांश कोस्टीय इलाकों पर कब्जा कर लिया। डचों ने नई प्रगवर्नेंसिक सिस्टमें, कानूनी संहिताएं और कृषि पद्धतियां लागू की, जिसका श्रीलंकाई समाज पर स्थायी इन्फ्लुएंस पड़ा। हालांकि यह अंग्रेज थे जिन्होंने अंततः पूरे द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन युद्धों के पीरियडान 1796 में ब्रिटिशों ने डचों से श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने धीरे धीरे पूरे द्वीप पर अपना अधिकार बढ़ाया और 1802 में इसे अपना उपनिवेश बना लिया। ब्रिटिशों ने कॉफी और चाय के बागान शुरू किए और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बागान आधारित व्यवस्था में बदल दिया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, एक नए सिरे से बना नेशन। 20वीं शताब्दी में श्रीलंकाई नेशनवाद और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का उदय हुआ। भारत में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर विभिन्न समुदायों के श्रीलंकाई नेता स्वशासन की मांग के लिए एकजुट हुए। डॉन स्टीफन सेनानायके, डडले सेनानायके और सर पोन्नाम्बलम रामनाथन जैसी प्रमुख हस्तियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने और 1948 में श्रीलंका के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीलंका को राष्ट्र निर्माण, जातीय समाधान और आर्थिक विकास की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश ने वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जिसमें बहुदलीय प्रणाली और सार्वभौमिक मताधिकार था।